हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार करंट अफेयर्स। जी हाँ, फिर से बिहार करंट अफेयर्स की शुरुआत की जा रही है आप सबके डिमांड पे। और इसका फॉर्मेट जो है ना वो सिर्फ चेंज होगा, क्योंकि फॉर्मेट चेंज करना बनता भी है, क्योंकि बीपीएससी ने अपना फॉर्मेट चेंज कर रखा है। बीपीएससी ने अपना पैटर्न जो है वो पहले से चेंज कर दिया है, तो बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही हम इसको चलेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज करना बनता है। तो पहले क्या था कि मैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको ये प्रोवाइड करता था। अभी क्या होगा कि आपका न्यूज़ आर्टिकल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो बिहार के रीजनल जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, इन सब से कई सारे न्यूज़पेपर से मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे, ठीक है, बिहार रिलेटेड, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारे न्यूज़पेपर जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर हैं, लेकिन ये मत समझिए कि ये सिर्फ हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट के लिए है, बल्कि हिंदी एज वेल एज़ इंग्लिश मीडियम जो भी एस्पिरेंट हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि लोकल में इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं मिल रहे हैं वैसे, जो कि बिहार के कंटेंट वहाँ पे वो प्रोवाइड करे, तो इसलिए ये हमें हिंदी वाले न्यूज़पेपर को ही यूज़ करने पड़ रहे हैं। ये सेशन आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, जी हाँ, और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 आर्टिकल होंगे डिस्कस करने लायक डेली बेसिस पे, उसी को हम डिस्कस करेंगे। किस फॉर्मेट में? ये पूरा सेशन जो है वो 4 फॉर्मेट में बटा होगा, जैसे प्रीलिम्स, फैक्ट्स, प्रीलिम्स और मेंस वाले जो होंगे वो दोनों साथ में ही होंगे और उसको साथ में ही डिस्कस होगा, ठीक है। तो हम प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे और मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसमें अगर बिहार से रिलेटेड अगर कुछ एग्जाम्पल्स डालने हैं, बिहार से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें उसमें डालनी है, तो उसको एनरिच करने के लिए, आपके आंसर राइटिंग को एनरिच करने के लिए यहाँ से आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये तो दो चीज़ें हो गई। थर्ड है मैप ऑफ बिहार। बिहार के मैप को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली साथ में यहाँ पे बिहार के आप कहो कि ज्योग्राफी भी डिस्कस करते चलेंगे साथ में थोड़ा थोड़ा। फिर चौथा जो हमारा है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है। हर दिन वीडियो में 2 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल इसको प्रीलिम्स का डिस्कस करेंगे, फिर मेंस का भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो फिर हम आ जाते हैं अपने पहले आर्टिकल पे। तो पहला हमारा आर्टिकल यहाँ पे है, वीटीआर अस्वस्थ तेंदुए को वन कर्मियों ने रेस्क्यू किया। इस न्यूज़ आर्टिकल से हमें क्या उठाना है? वीटीआर को, ठीक है। वीटीआर ये क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, प्रेजेंट टाइम में बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क भी है, ठीक है। बात समझ गए? अब यहाँ पे बात करी गई है तेंदुए की। तेंदुए को इंग्लिश में लियोपार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो लियोपार्ड जो है वो, उसका आपको IUCN स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। IUCN स्टेटस में, ये IUCN में ये क्या है? IUCN के रेड लिस्ट में शामिल है तेंदुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। ये है आपका एक्सटिंक्ट, और ये तीनों में थ्रेटेंड में आ जाता है, और वल्नरेबल यहाँ पे आपका दिखेगा, ठीक है। तो तेंदुआ किस कैटेगरी में है? वल्नरेबल की कैटेगरी में है यहाँ पे। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी में है, लेकिन थोड़े से चिंता करने की तो बात यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे है जो भी जानवर है उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है,
यानी कि उस लिस्ट कंसर्न, उसमें कोई चिंता करने की बात है ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ चिंता करने की बात है कि थोड़ा धीरे धीरे जो है वो ये इसकी पॉपुलेशन जो है वो घट रही है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब बिहार में क्या है कि टाइगर रिज़र्व और नेशनल पार्क तो यही एक है, लेकिन बिहार में कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है। उसको अगर आप देखो तो बरेला झील सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो बर्ड सेंचुरी आपको ये वैशाली में मिलेगा, ठीक है। 1997 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको मुंगेर में मिलेगा। फिर है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑब्वियसली ये कैमूर एंड रोहतास में दोनों में ही मिलेगा साथ में, ठीक है। और कांवर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? बेगूसराय में। और आपको पता होगा कांवर झील कहें या फिर कबरतल झील कहें, इस ये जो है बिहार का एकमात्र रामसर साइट है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर नागी डैम बर्ड सेंचुरी ये जमुई में मिलेगा। नागी और नकटी दोनों ही बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पर मिलेगा? दोनों ही जमुई में आपको मिलने वाला है। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजगीर में मिलेगा, नालंदा। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क ऑब्वियसली ये पटना में, ये जू की बात यहाँ पे करी जा रही है और बोटेनिक गार्डन की। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे देखिए उदयपुर जैसे आप सोचोगे लगेगा कि आप ये कोई राजस्थान या मध्य प्रदेश का में होगा, लेकिन उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपको चंपारण में मिलेगा। वाल्मीकि टाइगर नेशनल पार्क आप देखो यहाँ पे वेस्ट चंपारण में आपको मिलने वाला है। और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वेस्ट चंपारण में, वही उसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये आपको भागलपुर में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज के सेशन में थोड़े आर्टिकल ज़्यादा इसलिए भी आपको मिलेंगे क्योंकि हमने इसमें 2-3 दिनों का इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा आपको लगेगा आज के, लेकिन डेली बेसिस पे जब हम डिस्कस करेंगे तो 2 या 3 आर्टिकल ही एनफ होंगे और उसी को हम बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगला क्या है हमारे लिए, तो हमारे लिए यहाँ पे देखिए वाल्मीकि नगर से ही रिलेटेड है। वाल्मीकि नगर में थारू वोटरों को साधने की जुगत में पार्टियाँ। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन चल रहा है। अब इसमें जो है थारू ट्राइब की बात यहाँ पे करी जा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी वो क्या कर रही है पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, यहाँ पे ये हमें कोई जानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमें यहाँ से मिलता है थारू, ये कीवर्ड हमें मिलता है कि थारू ट्राइब के बारे में हमें यहाँ पे जानना चाहिए, क्योंकि अगर ये बिहार में थारू ट्राइब है तो बिल्कुल हमें इससे अनजान तो रहना नहीं चाहिए। तो थारू ट्राइब जो है ना, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ बिहार में नहीं, बेसिकली ये नेपाल और बिहार का जो तराई रीजन है वहाँ पे ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि ये आपको उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में और तीसरा बिहार में, ये तीनों जगह पे ही आपको थारू ट्राइब मिलेंगे, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये जो तराई वाला जो रीजन है देखिए, अब ये जो बिहार है ना, बिहार के ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे नेपाल और यहाँ पे बीच में ये इसको जो है जब हम ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे तो ये इसमें आपको मालूम चलेगा, ये जो है वो तराई रीजन है। शिवालिक जो हिमालय का शिवालिक हिल्स है, शिवालिक जो कि आउटर हिमालय है ये, तो वो यही रीजन में मिलता है और यही है जो है वो तराई रीजन यहाँ पे मिलता है, यहीं पे ही वो पाए जाते हैं। तो कुछ आपको यहाँ पे बिहार में मिल जाएंगे यहाँ पे और कुछ यहाँ पे नेपाल में आपको मिलने वाले, लेकिन तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
अब यहाँ थारू ट्राइब जो है, थारू का मतलब क्या हो जाता है? तो देखिए, थारू जो वर्ड है ना, वो अस्थावीर से डिराइव्ड है। अस्थावीर, ठीक है। यानी ये अस्थावीर किसको कहते हैं? जो कि एक बुद्धिज़्म का सेक्ट होता है, थेरावड़ा बुद्धिज़्म, यहाँ से डिराइव्ड है ये अस्थावीर, ठीक है। और ये थारू कम्युनिटी जो है वो बेसिकली थेरावड़ा बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। और थेरावाड़ा बुद्धिज़्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस सेक्ट के लोग आपको मिलने वाले हैं, जैसे लाओस, कैम्बोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सब जगहों पे आपको थेरावाड़ा बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग एक्चुअली मिलेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जो थारू ट्राइब है ना, ये आपको उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तीनों ही जगहों पे ये जो है शेड्यूल ट्राइब के यानी एसटी के कैटेगरी में शामिल है, ठीक है। ये चीज़ें भी याद रखिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। अब हम सड़क के लिए मतदान का बहिष्कार करेंगे बाढ़ के अटनावा और सरकट्टी के ग्रामीण। वैसे अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे तो आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन क्योंकि आपको इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं लग रहा है क्योंकि आपने मेंस का आंसर राइटिंग नहीं किया, ठीक है। आप जब मेंस के आंसर राइटिंग करोगे, आपसे सवाल प्रीवियस पेपर भी देखो, अगर आपसे सवाल पूछता है कि बिहार की जनता जो है वो जागरूक हो रही है, कैसे जागरूक हो रही है, आप कैसे इसको बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि बिहार का जो वोटर है वो अब आपसे पूछ रहा है कि कास्ट से ऊपर उठकर बिहार की जनता आजकल वोट कर रही है। यानी अवेयरनेस फैल रहा है कि हमें कास्ट पे नहीं बल्कि डेवलपमेंट पे और दूसरे इम्पोर्टेंट मुद्दों पे हमें वोट करने चाहिए, ठीक है। तो इसका अब क्या है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसको कोट करो कि फ़िलहाल कुछ टाइम पहले ही हमने देखा कि सड़क पे लोग रोड नहीं तो वोट नहीं ऐसे बैनर लगा रखे थे। कहाँ पे? तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है। ये देखने को मिला है जहाँ पे लोग ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का यहाँ पे नारा लगा रहा है। यानी कि वोटर अब जाग रहा है, वो अपने एमपी से, अपने एमएलए से सवाल पूछ रहा है कि जब हम वोट कर रहे हैं तो हमारे लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसका ये एक बेस्ट एग्जाम्पल आप वहाँ पे कोट कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, गंगा और पाटली गैलरी में होंगे इतिहास के दर्शन, सवाल पूछने पर उत्तर देगा चाणक्य का होलोग्राम। यहाँ पे है राज्य के सबसे पुराने संग्रहालय, अभी जो पटना संग्रहालय में फ़िलहाल जो है आग भी लग गई थी। देखिए पटना में जो है आग लगने की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। काफ़ी सारे जगहों पे हाल फिलहाल में देखा गया है कि आग वहाँ पे लग रहा है और ज़्यादातर सिलेंडर फटने का यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ें आप भी अपने घर में बिल्कुल सेफ़ रहिएगा और सिलेंडर को बिल्कुल एक्सपायरी डेट वगैरह उसमें देखिए, उसका पाइप वगैरह अगर बहुत पुराना हो गया तो उसको चेंज कीजिए और जब खाना वाना बना दे रेगुलेटर वगैरह ठीक रखिए, ठीक है। तो उससे आप यहाँ पे सेफ़ रह सकते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर करिएगा। तो राज्य के सबसे पुराने संग्रहालय पटना संग्रहालय के नए रूप में तैयार किया जा रहा है। पुराने धरोहरों के साथ लोगों को कई नई गैलरी और तकनीक से बिहार के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आचार्य चाणक्य का होलोग्राम होगा, ठीक है। वहाँ पे होलोग्राम लगाया जाएगा आचार्य चाणक्य का, जो कि सवाल पूछने पर जवाब देगा। जहाँ एक और बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला तैयार हो चुका है, वहीं अब नए संग्रहालय के पीछे
वाले हिस्से, वो पुराने संग्रहालय के आगे के हिस्से में बची खाली जगह में 2 स्कल्पचर और गार्डन के अलावा गंगा और पाटली गैलरी बन रहा है। तो ये चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। पटना संग्रहालय, पटना म्यूजियम को ही यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। वहीं पुराने भवन में लाखों वर्ष पुराने विश्वविद्यालय वृक्ष के जीवाश्म रखे हुए थे। कंजर्वेशन लैब की टीम उसे जल्द ही गंगा गैलरी में रखने की तैयारी कर रही है। ठीक है, गार्डन में हिंदुइज्म और बौद्ध धर्म की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट आर्टिकल में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, संवाद से समाज में जागृति लाने वाले भिखारी ठाकुर का गांव मौन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भिखारी ठाकुर के जो गांव हैं वहाँ पे सड़क वगैरह की डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं हुई है। बहुत ही ख़राब हालात है वहाँ पे गांव में। ये चीज़ें यहाँ इस आर्टिकल में बताई जा रही है, क्योंकि आपको पता है अभी फ़िलहाल के टाइम में जो है इलेक्शन चल रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए, बात भोजपुरी के लोक कवि नाटककार भिखारी ठाकुर के पैतृक एवं कुतुबपुर दियरा की है। सारण जिले का यह गांव सरयू व गंगा के संगम के उस पार है। तो सरयू और गंगा नदी के उस पार ये गांव बसा हुआ है। सारण जिले में ये आता है ये गांव। ठीक है, गांव का नाम क्या है? कुतुबपुर, जहाँ के भिखारी ठाकुर हुआ करते थे। यह दियरा सोन से भी जुड़ता है। ठीक है, अब देखिए भिखारी ठाकुर जो है वो क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो भिखारी ठाकुर बंगाल के पुनर्जागरण आंदोलन से प्रभावित हुए और समाज में जागृत लाने का शुभारंभ अपने गांव में किया। भिखारी ठाकुर को बेसिकली जो है वो लौंडा नाच के लिए जाना जाता है। उन्होंने इसके लिए वह तरीका चुना जो आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे कारगर था। तो आम लोगों तक बात कैसे पहुंचाते? नुक्कड़ नाटक के चलते। और उस वक्त जो है वो लड़कियों को बाहर नाटक करना या बाहर कुछ ऐसे करना वो पॉसिबल तो था नहीं। इतनी मतलब मॉडर्न सोसाइटी तो थी नहीं, बिल्कुल कंजर्वेटिव सोसाइटी थी। तो आखिर लोगों को जागरूक करें कैसे? अगर जो लेडीज़ का वहाँ पे नुक्कड़ नाटक में रोल है तो उसको कराएं कैसे? तो फिर यहाँ पे भिखारी ठाकुर ने आइडिया निकाला कि क्यों ना लड़कों को ही लड़कियों के ड्रेस पहना के वहाँ पे प्रस्तुत किया जाए। तो वो वहाँ से शुरुआत हो जाती है लौंडा नाच का। ठीक है, तो बेसिकली उस वक्त जो है वो एक सोसाइटी को मैसेज देने के लिए वो नुक्कड़ नाटक कराए जाते थे। लेकिन बाद में जो है लोगों ने इसका जो है फ्लेवर चेंज करके कुछ अलग ही यहाँ पे लोगों ने कराना शुरू कर दिया। तो ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप यहाँ पे आप अगर आज जो भी देखते हो जिस तरह से होता है, तो यहाँ पे उन्होंने इसके लिए वह तरीका चुना। ठाकुर ने लोक नाटक, लोक भजन, गीत, कविता और नाच के माध्यम से सामाजिक कृतियों पर करारा प्रहार किया था। ठीक है, भिखारी ठाकुर का जो नुक्कड़ नाटक लिखा हुआ था उसमें विदेशिया बहुत ज़्यादा फेमस है। बेटी बेचवा, गबर घिचोर जैसी रचनाओं ने न केवल लोगों के मन में खास जगह बनाई बल्कि समाज में व्याप्त जो दहेज प्रथा चल रहा था, जाति प्रथा, धर्म आधारित भेदभाव, सामंतवादी संस्कृति पर प्रहार का समाज के सभी तबके को जागृत किया। तो ये चीज़ें भिखारी ठाकुर ने यहाँ पे किया है। ठीक है, उन्होंने इन सब चीज़ों पे अपने नुक्कड़ नाटक के जरिए एक अवेयरनेस फैलाते थे। उनके लोकगीत में पलायन का दर्द भी झलकता है। ठाकुर, क्योंकि आपको पता है बिहार जो है बिहार से बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके दूसरे स्टेट्स या फिर दूसरी कंट्री में जाते हैं काम की खोज में। तो इसको अपने लोकगीत के ज़रिए जो है क्या दर्द है बिहार का वो यहाँ पे प्रस्तुत करते थे, प्रेजेंट करते थे। ठाकुर रचित शिव विवाह, भजन कीर्तन, रामलीला गान, कृष्ण माता भक्ति आरती, बूढ़शाला के बयां, चौवन पदवी, नाई बहार, शंका समाधान,
समेत विविध लेख आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उनका गांव जो कि सारण ज़िले में है, वहाँ पे डेवलपमेंट जो है बिल्कुल ख़राब है। तो यहाँ से आपके प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये मालूम चलता है कि भिखारी ठाकुर, अगर आपको पूछा जाए कि भिखारी ठाकुर का मतलब किस ज़िले से बिलोंग करते थे या फिर भिखारी ठाकुर कौन थे, तो वो सारा कुछ हमने यहाँ पे बताया था। अगर भिखारी ठाकुर के कुछ रचनाएं आपसे प्रीलिम्स से पूछा जाता है तो जैसे विदेशिया, बेटी बेचवा, गबरगी, चोर, ये सब उनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम बना एक और नया रिकॉर्ड्स, 11 नवनिर्वाचित एमएलसी ने ली पद की शपथ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 बार एमएलसी के शपथ ले लिया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसको हम जानेंगे। जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले ये देखते हैं, बिहार में 2005 में जब राजग की सरकार बनी तो नीतीश कुमार सांसद थे। उस वक्त तो ये सांसद थे। उन्होंने नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सांसद पद से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के सदस्य बन गए, यानी एमएलसी वहाँ पे ये बन गए थे। 2006 में नीतीश कुमार पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे। इसके बाद 2012 में, 2018 में और फिर इस बार 2024 में, इस तरीके से ये 4 बार एमएलसी बन चुके हैं। लगातार चौथी बार बिहार विधान परिषद के सदस्य पद की शपथ इन्होंने ली है। यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जानने लायक है वो है एमएलसी। एमएलसी क्या है? ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए, जैसे यूनियन में आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है लोकसभा और आपको दिखता है राज्यसभा। उसी तरीके से आपको स्टेट में है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस यही है कि यूनियन में लोकसभा और राज्यसभा बिल्कुल है, लेकिन स्टेट में वो डिपेंड करता है स्टेट पे कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल रखना चाहता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रखना चाहता है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल वो रखना चाहता है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे अपना रिजोल्यूशन पास करेगा अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो अब हम प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो हमारे देश में ऐसे 6 स्टेट हैं, ओनली 6 स्टेट्स जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो एमएलए कहते हैं। ठीक है, एमएलए नहीं, एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो होते हैं वो ऑब्वियसली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली यानी एमएलए कहे जाते हैं। अब ये कौन से 6 स्टेट हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली भी है? ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होने वाले एक तो आंध्र प्रदेश, ऑब्वियसली बिहार तो आप जान ही रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया। बिहार में एक तो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना आपका हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा और फिर महाराष्ट्र आपका है, उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, हुआ 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आपको मिलेगा। यानी जैसे यूनियन में राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं ना, उसी तरह से स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम ये अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ भी क्या है कि अगर कोई प्रधानमंत्री है, यानी कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुना जाता है, तो वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने के बाद भी वो यानी कि लोकसभा से अगर वो चुना गया है
तो ठीक है, नहीं तो राज्यसभा से विदिन 6 महीना के अंदर में वो चुना जाना चाहिए। ठीक है, इसके मेंबर या राज्यसभा का हो जाना चाहिए। उसी तरह से सेम स्टेट में वो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर वो एमएलए है तो ठीक है, वो सीएम बन सकता है। लेकिन अगर वो एमएलए नहीं है तो सीएम बनने के यानी 6 महीने के अंदर में उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना होगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर वो जो है यूनियन वाला यहाँ पे तो रहता है। और बिहार के प्रेजेंट टाइम में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन अगर देखा जाए तो कौन है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन आपको मिलेंगे देवेश चंद्र ठाकुर। किस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, जेडीयू से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तो लीडर ऑफ द हाउस तो ऑब्वियसली यहाँ पे नीतीश कुमार होंगे। और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन, राबड़ी देवी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, कितने सीट्स होते हैं बिहार में? बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने सीट हैं टोटल? तो याद रखिएगा, ये 75 सीट हैं। 75 में 63 जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पे 2 राज्यों के विकास के अंतर की कहानी सुनाता एक गांव। यहाँ पे बेसिकली है क्या ना कि 2 राज्यों के बीच में, जैसे बिहार का औरंगाबाद ज़िला आते हैं, थोड़ा सा है इस पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये है बिहार का औरंगाबाद ज़िला और झारखंड का ये पलामू ज़िला। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और इसके बीच में एक गांव आता है। उस गांव में जो है डेवलपमेंट वहाँ पे मतलब कि देखी जा रही है। तो वो वहाँ पे जो पलामू साइड में जो गांव आ रहा है वहाँ पे बिजली भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जो कि बिहार साइड में जो गांव आ रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है, बट बिहार साइड में जो गांव है वहाँ पे रोड सड़कें सही नहीं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर पे क्या हो जाता है ना कि कई बार जो गवर्नमेंट है वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो हमारी इस तरफ की जनता है या उस तरफ की जनता है। ठीक है, तो कई बार बॉर्डर पे जो लोग होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, वो बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। जैसे बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित पलामू के हरिहरगंज क्षेत्र के अररुआ खुर्द गांव की सुनीतिया अक्सर अपने सहेली से सवाल पूछती हैं, तोर घर अंजोर मोर मोर अंधार कैसे। इसे बिहार और झारखंड के अलग होने की पीड़ा भी कह सकते हो और सुविधाओं से वंचित रहने का दर्द भी। 2 राज्यों के बीच विकास के अंतर को यहाँ साफ देख सकते हैं। मेदिनीनगर से हरिहरगंज जाने के रास्ते में छतरपुर से आगे बढ़ते ही चमचमाती 8 लेन सड़क देखकर मन आनंदित हो जाता है। इसका कुछ हिस्सा बन चुका है और बाकी के निर्माण में है। तो गली की दाहिनी ओर झारखंड का पलामू लोस अंतर्गत हरिहरगंज नगर परिषद का क्षेत्र अररुआ खुर्द वार्ड आता है और बाईं ओर उस रोड का बाईं ओर बिहार के औरंगाबाद ज़िले के कुटुंबा प्रखंड का महाराजगंज गांव आता है। ठीक है, तो ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पे क्या है कि मैप बेसिस पे हमें मैप यहाँ पे देखना होगा। झारखंड का जो है ये पलामू वाला एरिया है। ये यहाँ पे हमने जैसे आपको दिखाया ये वाला
ठीक है, ये मैप यहाँ पे बिहार का, झारखंड का, औरंगाबाद और पलामू, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है, आपदा प्राधिकरण को अगले माह मिलेंगे 5 नीतीश पेंडेंट। नीतीश पेंडेंट क्या है? नीतीश पेंडेंट एक तरह से अलर्ट डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा बिहार में अत्यधिक बारिश, हीट वेव और वज्रपात यानी जो थंडर स्टॉर्म है, बिजली से कई लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। इसी बार जो थोड़ा सा पानी पड़ा उसी में 1-2 लोगों की मौत हो गई थी बिजली गिरने से, ठीक है। तो इसके लिए पटना आईआईटी, ठीक है, पटना आईआईटी ने ये डेवलप किया है, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर इसका नाम रखा गया है नीतीश पेंडेंट। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। मौसम विज्ञान केंद्र से जुड़ा रहेगा ये उपकरण, लोगों को करेगा अलर्ट। नीतीश पेंडेंट को मौसम विज्ञान केंद्र से जोड़ा जाएगा, जहां से इसकी पूरी गतिविधियां भी नज़र रखी जाएगी। सबसे पहले प्राधिकरण अपने अनुसार चिन्हित 5 जगहों पर इसे कर्मियों को टेस्टिंग के लिए देगा, ठीक है। जब इस डिवाइस का टेस्टिंग हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, तो इसको बाद सरकार के दिशा निर्देश पर पेंडेंट बनाया जाएगा और लोगों के बीच में इसे लाया जाएगा। तो इसको डेवलप कर रहा है पटना आईआईटी पटना। और ये गर्मी, लू, भूकंप, बाढ़, ठनका व तूफान जैसे आपदाओं में ये जो है अलर्ट भेजेगा, अलर्ट कर देगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है। और साथ में साइंस एंड टेक में भी आप इसको कोट कर सकते हो कि बिहार में किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों की लाइफ को ईज़ कर रहा है और लोगों को एक डेंजर से बचा रहा है। तो इस तरह के जो है चीज़ें आप कोट कर पाओगे। फिर यहाँ पे आप देखिए एक लास्ट आर्टिकल आपसे डिस्कस करेंगे और वो है चमकी बुखार। तो चमकी बुखार ये बीमारी जो है, जिसको लोकली हम लोग चमकी बोलते हैं, लेकिन इसका जो नाम है वो है एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम, ठीक है। ये बेसिकली एक मिस्टीरियस, आप कह सकते हो कि ये किस कारण आता है, किस रीजन से, ये एग्जैक्टली अब तक पता किसी को नहीं चला है। लेकिन ये देखा गया है कि बिहार के जो मुजफ्फरपुर के इलाके हैं, ठीक है, उसके आसपास जो है वहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, ठीक है। इसमें रोगी के जो शरीर है उसमें झटके आते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है कि ये क्या रीज़न है, क्या कारण है ये चमकी बुखार का। तो लेकिन ये चीज़ देखा गया है कि वहाँ पे मुजफ्फरपुर में जो लीची बागान हैं उसके आसपास जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें ये चीज़ें पाई गई है अधिकतर, क्योंकि अधपक्के लीची वगैरह जो है वो खाने से ये सब चीज़ें, ठीक है, अभी तक ये चीज़ें देखी गई है। क्योंकि जो बच्चे हैं जो ये सब खा रहे हैं वो कुपोषित है, मल न्यूट्रिशन हैं, तो उनको ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। जो मल न्यूट्रिशन के शिकार नहीं है उनको ये चमकी बुखार जो है वो इम्पैक्ट नहीं करता है। तो एक मस्तिष्क ज्वर और दिमागी बुखार है एईएस, जिसको हम कहते हैं एईएस यानी कि एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम। तो इसके 3 रोकथाम के इलाज तो हैं, इसको रोका जा सकता है, ठीक है। इसके कारण नहीं पता चले हैं एग्जैक्टली, लेकिन इसको रोकने की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहला तो है कि खिलाओ, बच्चे को रात में सोने से पहले भरपेट खाना ज़रूर खिलाएं। यानी कि देखा गया है कि जो बच्चा भरपेट खाना बिना खाए सो जाता है उस इलाके में, उसको ये बुखार हो रहा है, तो ये वहाँ पे करना होगा। दूसरा क्या है
जगह यानी रात के बीच में एवं सुबह उठते ही देखें कि कहीं बच्चा बेहोश या उसे चमकी तो नहीं है, ये चेक करते रहो बच्चों को, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। अस्पताल ले जाओ, बेहोशी या चमकी दिखते ही आशा को सूचित कर तुरंत 102 एम्बुलेंस या उपलब्ध वाहन से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि आप चमकी बुखार अगर किसी बच्चे को होता है तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान आपको रखनी है। एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे ये कारण पूछ सकता है कि चमकी बुखार किस कारण होता है, तो इसका एग्जैक्टली जो है बिल्कुल अब तक पता नहीं लगा है कि क्या एग्जैक्ट कारण क्या है चमकी बुखार के होने के। ठीक है, और हर साल जब भी गर्मी आती है ना, समर सीज़न की ही बात है, यानी जब भी गर्मी आती है तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर वाले जो इलाके हैं वहाँ पे छोटे बच्चों को होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम अपना एक लास्ट सेशन पे आते हैं और वो देखते हैं यहाँ पे मैप। ठीक है, हमारा आर्टिकल वगैरह ख़त्म हो गया है, अब थोड़ा सा मैप थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा बिहार में 9 डिविजन्स हैं, पूरा बिहार 9 डिविजन्स में बटा हुआ है, पहले तो ये जानिए। ठीक है, और ये इन 9 डिविजन्स में 38 ज़िले, यानी ये 38 ज़िले जो हैं इनको 9 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे बात हम डिविजन्स की कर रहे हैं, जैसे पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। तो आज हम देखते हैं पटना। ठीक है, पटना डिवीज़न को आज हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। तो पटना डिवीज़न में देखिए नालंदा, आपको पटना तो खुद आएगा ही पटना, उसके बाद नालंदा आ जाएगा, 2 हो गया, फिर भोजपुर भी आ जाता है 3, बक्सर 4, और रोहतास 5 और कैमूर 6, यानी कि 6 ज़िले आपके आ जाते हैं इस पटना डिवीज़न्स में। ठीक है, पटना डिवीज़न में आपके कितने ज़िले आ रहे हैं, तो 6 ज़िले यहाँ पे पटना डिवीज़न में आ रहे हैं आपके, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो झारखंड जो है, और इधर ये जो पूरा बटा हुआ झारखंड, ये बेसिकली मैंने झारखंड का मैप लाया था आपको ये औरंगाबाद और पलामू को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का सेशन, हमने न्यूज़पेपर के साथ किया है, क्योंकि न्यूज़ उसके साथ हम डिटेल में उसको डिस्कस कर रहे थे। एमसीक्यू के फॉर्मेट में मैं नहीं लाया पहले की तरह। आप बताइए कि ये सेशन कैसा है। हालांकि ये इतना बड़ा सेशन नहीं होगा, डेली बेसिस पे हम जब लाएंगे तो इसमें 2 या 3 आर्टिकल्स ही आपको मिलेंगे। ये तो मैंने इकट्ठा करके 2-3 दिनों का आपको लेकर आया हूँ पहली बार, जो क्योंकि पहला सेशन था। तो ठीक है, तो अगर आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दूसरी बात कि जैसे जैसे आप सब इसको पसंद करने लगोगे इस सेशन की क्वालिटी और भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये टेलीग्राम चैनल है अपना, इससे बहुत ज़रूर जुड़िए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम से हमारा जुड़िए। एक बहुत पुराना टेलीग्राम चैनल था हमारा, बीपीएससी कॉन्सेप्ट के नाम से। अगर आप इससे जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मेरे एक्सेस से हट गया है, पता नहीं कैसे, बट ये मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं इस चैनल का बिल्कुल एडमिन हूँ ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में ये वाला टेलीग्राम चैनल नहीं है। तो हमारे पास अब नया जो टेलीग्राम चैनल है हमारे ऑफिशियल बीपीएससी ज्ञान का, वो है बीपीएससी ज्ञान, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इससे जुड़िए। कई लोग कंफ्यूज हैं अभी तक, वो इससे जुड़े हुए हैं और
वेट कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पे पोस्ट आए, तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। आप हमारे ऑफिशियल बीपीएससी ज्ञान से जुड़िए। चलिए तो फिर इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।